हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो नोएडा के अंदर कुछ पार्ट में, कुछ एरियाज में, कुछ प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्री का एक इशू है जो एक मेजर प्रॉब्लम है। बट इस प्रॉब्लम को लेके बायर्स के दिमाग में बहुत तरह का मिसकंसेप्शन है और 100% क्लैरिटी नहीं है कि वो रजिस्ट्री का इशू है क्या एग्जैक्टली। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू everything and anything to do with registry issues in Noida. So let's start the video. रजिस्ट्री किसी बायर की नहीं हो रही है जो 10 साल से परेशान हैं, घर लेके बैठे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक नॉमिनल अमाउंट देना होता है बिल्डर्स ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्री के लिए, जो कि बिल्डर्स ने पे नहीं किया है। Where there are huge dues pending against the builders and unless they clear the dues, the concerned authority, whether Noida, Greater Noida or maybe even Ghaziabad Development Authority, they will not allow tripartite registry to execute. सबसे पहली चीज़ तो ये कि नोएडा में रजिस्ट्री बंद नहीं है। नोएडा के कुछ प्रोजेक्ट्स में या कुछ एरिया में जो टोटल नोएडा का हार्डली 2 या 3% एरिया होगा, वहाँ पे कुछ रजिस्ट्री का इशू है। सेकंड, रजिस्ट्री का मतलब होता क्या है? नोएडा के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल या किसी भी शहर में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ के सब रजिस्ट्रार में जाके आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं जो नोएडा में 5% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है। वो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद आपकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के डिलीवर होने के बाद होती है। अगर वो अथॉरिटी का प्लॉट है या कोई प्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है और उसको सेल कर रहा है और वो उसका पोजेशन जब हो जाता है, पोजेशन होने के बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। सो रजिस्ट्री इज बेसिकली डन टू रिकॉर्ड द करंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। करंटली उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। तो नोएडा में रजिस्ट्री को लेके मेजरली 2 प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। पहला प्रॉब्लम है डेवलपर का ड्यूज क्लियर ना होना नोएडा अथॉरिटी का। इस प्रॉब्लम की डिटेल में आने से पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई। नोएडा जब स्टार्ट हुआ, जब 15-20 साल पहले, 10 साल पहले जब नोएडा शुरू हुआ डेवलप होना, तो यहाँ पे डेवलपर्स को एक ऑप्शन दिया गया था अथॉरिटी की तरफ से, जो एक्चुअली में अच्छा ऑप्शन था, लेकिन यहाँ के डेवलपर्स ने उसको मिसयूज़ किया कि अगर आप 100 करोड़ का कोई लैंड अथॉरिटी से लेते हैं तो आपको उसका 10 या 20% इनिशियली जो अलॉटमेंट अमाउंट देना होता है वो देके आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। बाकी पैसा आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना होता था। डेवलपर्स को इंस्टॉलमेंट में देना होता था 5 साल का या 7 साल के अंदर। अब डेवलपर को 10-20% देके वो लैंड मिल गया, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, सेल किया, जो पैसा आया उसको कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाया, अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं करे और उस पैसे से आगे लैंड लेते चले गए। सो बेसिकली यही प्रॉब्लम था जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब ये प्रॉब्लम 2 कैटेगरी ऑफ बिल्डर्स पे एप्लीकेबल है। पहला, जो डेवलपर अब बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो एक्टिव ही नहीं है, जैसे 3Cs है, लोटस बिल्डर है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई लैंड था जो उन्होंने डिलीवर कर दिया। जो अनडिलीवर्ड है उनके अंदर तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, बट जो डिलीवर कर दिया उसने, बट उसने अथॉरिटी का जो ड्यूज है वो क्लियर नहीं करे, इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं करी, उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो क्लियर नहीं किया, और अब वो बिल्डर एक्टिव भी नहीं है। अब जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि डेवलपर ने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया बट वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो पा रही क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं है, अथॉरिटी ने कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं दिए, बट अब वो बिल्डर एक्टिव भी नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसका मालिक जेल में है या कुछ भी सिनेरियो, कुछ भी सिचुएशन है, तो उसका सोल्यूशन अथॉरिटी और ऑनरेबल कोर्ट्स निकाल रहे हैं। उस डेवलपर को बैंकरप्ट करने के बाद उसके एसेट्स जो ऑलरेडी हैं, लैंड वगैरह, उनको लिक्विडेट करके उसका नोएडा अथॉरिटी का पैसा कंप्लीट करके उसके अंदर इन फ्यूचर रजिस्ट्री होने का ऑप्शन है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ डेवलपर्स जहाँ पे ये लैंड ड्यूज का प्रॉब्लम है, वो बिल्डर्स हैं जो एक्टिव हैं, जिनके और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या आ रहे हैं, वो बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और उनके यहाँ भी रजिस्ट्री नहीं हो रही क्योंकि अथॉरिटी के ड्यूज क्लियर नहीं है। इस प्रॉब्लम की स्टार्टिंग बेसिकली ऐसे हुई थी जब आम्रपाली ग्रुप को NBCC ने टेक ओवर किया। तो उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में नोएडा के डेवलपर्स ने ये प्ली किया कि हमारे ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का लैंड था और उसके ऊपर 5 साल का पेमेंट प्लान था, जो हमने इंस्टॉलमेंट्स में देना था और इंस्टॉलमेंट्स जो डिले करी हैं उसके ऊपर जो अथॉरिटी ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 20-22% के आसपास है, उसको कोर्ट में बोला गया डेवलपर्स के थ्रू कि उसको अथॉरिटी से कम कराया जाए। उस लेट पेमेंट के इंटरेस्ट को 8% पे लाया जाए या SBI के MCLR रेट के बराबर लाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक वर्डिक्ट ऑलरेडी दिया था जिसको रीवैल्यूएट करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने दोबारा अप्लाई करा है। तो ये केस अभी कोर्ट में है और ये बहुत जल्द इसका ये अब एंड स्टेज में है
इसका बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक रिजल्ट आने वाला है और जो भी कोर्ट बोलेगा वो सारे डेवलपर्स को और नोएडा अथॉरिटी को ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा। अब इसमें डेवलपर्स की तरफ से बेसिकली जो अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं हुई वो प्रॉब्लम बेसिकली ऐसे हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलो मैं डेवलपर का नाम नहीं लेता, ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड पार्सल है जो 100 करोड़ की वैल्यू का था, उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी पे करना रह गया है 10%, 10 करोड़ रुपए, लेकिन अभी तक जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स दी वो लेट जितना पे करी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है लेट्स से उसकी वैल्यू है 25 करोड़ रुपए, तो टोटल 35 CR अगर वो नोएडा अथॉरिटी को दे देता है डेवलपर, तो नोएडा अथॉरिटी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे देगी और वहाँ पर रजिस्ट्री चालू हो जाएंगी। लेकिन डेवलपर इंटेंशनली उसको अभी पे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर वो 35 CR टोटल दे देगा विद जो अभी 20-22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है लेट पेमेंट का, अगर डेवलपर उतना दे देगा तो वो ओवर पे कर देगा अगर कोर्ट ने ये बोला कि उसको 8% या 9% के हिसाब से कैलकुलेट करो। और एक बार ओवर पे करने के बाद नोएडा अथॉरिटी से पैसे वापस तो होंगे नहीं या जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो डेवलपर्स सारे वेट कर रहे हैं कि एक बार कोर्ट का वर्डिक्ट आए, वो उसमें कोर्ट ये बताए कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, इतने टाइम में उस इंटरेस्ट को और जो सारे ड्यूज उनको क्लियर करेंगे आप, सारे डेवलपर्स उसको ऑब्लाइज करेंगे। ऑब्लाइज करने के बाद अथॉरिटी की पेमेंट्स करने के बाद वो जो भी रजिस्ट्री की इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम जो किसी एरिया के अंदर रजिस्ट्री को लेके आता है वो है स्पोर्ट्स सिटी। अब लोग जो बायर्स हैं जिनको क्लैरिटी नहीं है वो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। सो इस वीडियो में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाए। सो दूसरा जो इशू है रजिस्ट्री ना होने का वो है स्पोर्ट्स सिटी का होना, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ का ना बनना। अब ये 3 जगह अप्लाई होता है नोएडा के अंदर। एक नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 में 130 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 90 एकड़ के अंदर राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज करके प्रोजेक्ट है। अभी मैं बाकी दोनों पे आऊँगा, पहले नोएडा एक्सटेंशन वाले के बारे में आपको बता देता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर सेक्टर 1 के अंदर राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज करके एक प्रोजेक्ट है 90 एकड़ के अंदर, बट वो टोटल जो स्पोर्ट्स सिटी का जो लैंड एरिया है वो 130 एकड़ है, जिसमें 40 एकड़ के अंदर दूसरे डेवलपर्स के हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, जैसे एपेक्स गोल्फ एवेन्यू है, एक स्पोर्ट्स होम करके है, एक आयरिश पल्स करके बन रहा है, इस तरह के और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो डिलीवर होने के बाद अभी वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उनका स्पोर्ट्स सिटी से कोई कनेक्शन भी नहीं है, जो हाई राइज वहाँ पे डिलीवर हो गए हैं। अब उस एरिया के अंदर एक गोल्फ कोर्स 9 होल और एक क्रिकेट स्टेडियम राइज विला को, जो राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज हैं उनको बनाना है, जो अभी एक्टिव है वो बिल्डर, तो उसमें तो ऐसा कुछ बैंकरप्सी या कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे ही उस पूरे 130 एकड़ का जो स्पोर्ट्स सिटी है वहाँ पे रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी। सो बेसिकली नोएडा अथॉरिटी एक एसेट लाइट मॉडल पे चलती है कि स्पोर्ट्स अगर वो लैंड अलॉट करती है तो स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बनाने के लिए डेडिकेटेड एरियाज़ में वो डेवलपर को ही बोलते हैं कि आपको ये स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ बनानी है, जिनकी क्लब जो प्रॉपर क्लब एकेडमी की तरह चलेंगे, उनकी मेंबरशिप अलग होगी। तो जैसे ही वो उस 130 एकड़ के लैंड पार्सल की रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसीज वाले उस क्रिकेट स्टेडियम को और उस गोल्फ कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, प्लस ऑब्वियसली अपने ड्यूज क्लियर कर देंगे। दूसरी ये स्पोर्ट्स सिटी की प्रॉब्लम है सेक्टर 79 में, जो सेंट्रल नोएडा के अंदर है। अब जैसे क्या है कि मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ सेक्टर वाइज सेक्टर, क्योंकि आप एक ही साइंस को हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह की स्टोरी अलग है, हर जगह की प्रॉब्लम अलग है। और वैसे भी ये टोटल नोएडा के मैंने आपको जैसा बताया 3 या 4% के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। सो सेक्टर 79 भी पूरा स्पोर्ट्स सिटी है। पूरा सेक्टर अलॉट किया गया था लोटस बिल्डर को। अब वहाँ पे महागुन का प्रोजेक्ट है, गौर का प्रोजेक्ट है, स्पोर्ट्स वुड, एलीट का एक प्रोजेक्ट है, गोल्फ ग्रीन्स, उनका लैंड यूज भी कुछ अभी उन्होंने कुछ ऐसा बकाया नहीं है, उनको कोई स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बनानी भी नहीं थी। लोटस का वहाँ पे प्रोजेक्ट है, लोटस एरिना के नाम से था, अब तो खैर वो लोटस 3C बैंकरप्टी हो गया। तो लोटस एरिना की जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी, अगर वो बन भी गया कोई और ले लेगा, जब तक उस लोटस वाला उसको अथॉरिटी के सारे ड्यूज क्लियर नहीं करेगा। बट 79 ओवरऑल सेक्टर के सारे प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्री तब स्टार्ट होंगी जब वहाँ पे उस सेक्टर के अंदर सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। बट क्योंकि अभी लोटस बिल्डर एक्टिव नहीं है, तो जिन डेवलपर्स ने, बाकी डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी कर दिए हैं और रजिस्ट्री का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो एक कंसोर्टियम बना के या लोटस को इन्वॉल्व करके वो अथॉरिटी, वो भी अब ऑन दी वर्ज है उसको सॉल्व होने में। आप देखेंगे 6-8 महीने में वहाँ पे भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो वहाँ पे भी वो स्पोर्ट्स एमिनिटी सब मिलके कंप्लीट करके, कोई बहुत मेजर खर्चा नहीं आता स्पोर्ट्स एमिनिटी बनाने का। एक क्रिकेट ग्राउंड को बनाने के लिए या एक कोई गोल्फ कोर्स बनाने के लिए कोई 100 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल सा खर्चा आता है। तो उसको 79 के अंदर बाकी लोग कंसोर्टियम बना के अथॉरिटी की हेल्प से उसको कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे भी रजिस्ट्री स्टार्ट होगी। बट सेक्टर 79 के अंदर भी अथॉरिटी ने एक एडिशनल ऑप्शन भी दिया हुआ है, एग्रीमेंट टू सब लीज का। तो
तो जैसे एलीट गोल्फ ग्रीन के अंदर किसी ने अगर अपार्टमेंट लिया होगा रिसेंटली और उनको पोजेशन से पहले 5% स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने पे करी है, 1% रजिस्ट्रेशन चार्जेस उन्होंने पे करा है नोएडा अथॉरिटी को, और एग्रीमेंट टू सबलीज हुआ है उनका बेसिकली। तो वो भी एक आप कह सकते हो कि एक नोएडा अथॉरिटी ने एक स्टार्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको डिनाई कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्टर 150 के अंदर जो रजिस्ट्री का इशू को लेकर लोगों को कंफ्यूजन है। सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सिटी भी है, बट वो पूरे सेक्टर के अंदर सारी की सारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज किसी एक बिल्डर ने नहीं बनानी। जैसे 79 के अंदर सारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज लोटस ने बनानी थी, सेक्टर 150 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे 2 ही प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, ATS प्रिस्टीन और AS गोल्फ शहर। बाकी कुछ 6 महीने में हो रहे हैं, कुछ 2 महीने में हो रहे हैं, कुछ 2 साल में होंगे डिलीवर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्री प्रोजेक्ट के डिलीवर होने के बाद शुरू होती है, लेकिन सेक्टर 150 के अंदर जैसे टाटा का प्रोजेक्ट है, उनको टेनिस अकेडमी बनानी है, ATS लीग ग्रैंडियोज है, वहां पे फुटबॉल का एक अकेडमी बननी है, एलडीको का एक प्रोजेक्ट है, वहां क्रिकेट अकेडमी बननी है। सो वहां पे किसी एक बिल्डर को सारी स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज नहीं बनानी है। हर डेवलपर के प्रोजेक्ट के अंदर अपना स्पोर्ट्स एम्यूनिटीज का अपना पार्ट है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स एम्यूनिटी नहीं है। तो सेक्टर 150 के अंदर अगर कोई डेवलपर पोजेशन हैंडओवर कर देता है, अपने लैंड ड्यूज या अगर उस पर कोई लेट पेमेंट है, उस पर इंटरेस्ट है, वो क्लियर कर देता है, और जितना स्पोर्ट्स सिटी का जो भी एम्यूनिटी उसको डेवलप करनी थी वो उसको कंप्लीट कर देता है, तो सेक्टर 150 के अंदर उसकी रजिस्ट्री हो रही है। जैसे AS गोल्फ शहर है, वो रेडी टू मूव है, उसके अंदर कोई लैंड ड्यूज भी कुछ ड्यू नहीं है अथॉरिटी का। जो उनको 1.5 एकड़ के अंदर छोटा सा एक गोल्फ कोर्स बनाना था, वो भी उन्होंने बना रखा है, तो AS गोल्फ शहर के अंदर रजिस्ट्री होती है। दूसरा, वहां पे जो ATS का प्रोजेक्ट है प्रिस्टीन, वहां पे अभी करंटली रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहां पे अभी वही सेम जो मैंने आपको बताया जो कोर्ट में है कि लैंड ड्यूज हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो वेट कर रहे हैं कि कोर्ट उसको वर्डिक्ट दे तो वो उस अकॉर्डिंग उसको पे करके अपनी रजिस्ट्रीज स्टार्ट कराएं। स्पोर्ट्स की इम्यूनिटी तो ATS प्रिस्टीन ने भी अपनी कंप्लीट करी हुई है। अब जैसे वहां पे एक प्रोजेक्ट है AS का पार्कवे, उनको 2.5 एकड़ के अंदर एक स्पोर्ट्स का एक काफी बड़ा एरिना बनाना है, वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट के साथ साथ। उनका कोई लैंड ड्यूज भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट का लैंड ड्यूज है, पूरा पेड अप लैंड है, तो AS पार्कवे के अंदर रजिस्ट्री का कोई इशू नहीं होगा जब उसका पोजेशन हो जाएगा। सो इन शॉर्ट ये कि सेक्टर 150 के अंदर कोई भी डेवलपर अपने ड्यूज क्लियर कर देगा, अपनी स्पोर्ट्स की जो भी उसको बनानी है या नहीं बनानी वो कंप्लीट कर देगा, तो उस सेक्टर के अंदर कोई रजिस्ट्री का इशू नहीं है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.